हेलो एवरीवन। आज हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया के पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात। ब्रिटिश इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू किया तो उनका टकराव आसपास के देशों से होना लाजमी था। तो आज हम जानेंगे एंग्लो भूटानीज रिलेशनशिप के बारे में, एंग्लो नेपालीज रिलेशनशिप के बारे में, और तिब्बत के साथ इनका क्या माजरा था और बुर्मा के साथ इनका क्या माजरा था। तो आज हम ये सब जो इनकी फॉरेन रिलेशन थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ही अगर हम देखेंगे एंग्लो भूटानीज रिलेशनशिप, तो 1826 में ब्रिटिशर्स ने आसाम ऑक्यूपाई किया था, जिससे उनका डायरेक्ट एक्सपोजर भूटान से हो गया। भूटान एक छोटी सी माउंटेन स्टेट थी, लेकिन ये एरिया जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है ब्रिटिशर्स और भूटान के बीच में। और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ? भूटान के लोग जो है वो बार बार आसाम और बंगाल के इलाके पर छोटी छोटी रेड्स कर रहे थे। 1863 से 1864 में जो है लॉर्ड एलिजन जो है उन्होंने एक ब्रिटिश एनवॉय साफिर को भूटान भेजा, मगर भूटानीज ने जो है उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। भूटान ने ब्रिटिश पर एक जालिमाना ट्रीटी थोपी, जिसमें ब्रिटिश को आसाम के इंपॉर्टेंट पासेस छोड़ने पड़ गए। इसके बाद जब 1865 का दौर आता है, उसमें ब्रिटिशर्स ने ये पासेस एनेक्स कर लिए जोर जबरदस्ती, और भूटान को एनुअल सब्सिडी देने का वादा दिया। ये सरेंडर्ड एरिया बाद में जो है ब्रिटिश के लिए एक गोल्ड माइन बन गया। यहाँ टी गार्डन्स डेवलप हुए और ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। तो ब्रिटिश ने भूटान से स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ले लिए और अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। उसके बाद अगर हम नेपाल के बारे में देखेंगे, एंग्लो नेपालीज रिलेशनशिप, तो नेपाल के गोरखाज एक बहुत ही एग्रेसिव और मिलिट्री स्ट्रांग कम्युनिटी थी। 1760 में जो गोरखाज है उन्होंने नेपाल को कनकर किया और अपनी जो डोमिनेंट है एक्सपेंड करनी शुरू की। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। गोरखा जो है उन्होंने बुटवाल और शेरोज कैप्चर कर लिया, जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया। ये दो एरियाज थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 टू 1823 के टाइम पे ब्रिटिश और गोरखाज के बीच जो है यहाँ पे हमें एक जंग देखने को मिलती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के क़ियादत में। उसके बाद क्या होता है, वार ट्रीटी सगोली साइन होती है 1816 की, ट्रीटी ऑफ सगोली। उस पर ये वार जो है खत्म हो जाता है, जो ब्रिटिशर्स के फेवर में होता है, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स की जीत होती है। नेपाल को ये मानना पड़ता है कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट नेपाल में रखा जाएगा। नेपाल गढ़वाल और कामून के एरिया ब्रिटिश को देगा, और नेपाल तराई और सिक्किम के क्लेम्स जो है वो छोड़ देगा। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का फायदा होता है कि हिमालय तक अपना एम्पायर वो बढ़ाते हैं। सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड के नए रास्ते उनको मिलते हैं। शिमला, मसूरी जो है या नैनीताल जैसे हिल स्टेशंस वो बनाते हैं, और गोरखा सोल्जर्स जो है वो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद तो हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया उसका एक रिकैप लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मैंने आपको बोला एंग्लो भूटानीज रिलेशनशिप के बारे में। 1826 में जो है ब्रिटिशर्स ने आसाम ऑक्यूपाई किया और भूटान से क्लैशेस शुरू होती है। भूटानीज रेड शुरू होती है, आसाम और बंगाल के इलाकों पर हमले होते हैं। 1863 से 64 तक ब्रिटिश एनवॉय को भूटानीज से इंसल्ट सहनी पड़ती है, और ब्रिटिश जो पासेस है वो खो बैठते हैं। 1865 में ब्रिटिश वो पासेस जो उन्होंने खो दिए थे वो फिर से वापस एनेक्स कर लेते हैं और भूटान को सब्सिडी देते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि ब्रिटिशर्स इस एरिया में जो है टी गार्डन्स और इकोनॉमी ग्रो करने के जो तरीके हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमने एंग्लो नेपालीज रिलेशनशिप के बारे में देखा कि 1760 में गोरखा ने नेपाल कॉन्कर किया और एक्सपैंड करना शुरू किया। 1801 में ब्रिटिशर्स ने गोरखापुर एनेक्स किया, जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना। 1813 टू 1823 तक गोरखा और ब्रिटिश के बीच जंग छिड़ गई, और 1816 के बाद जो है क्या होती है, ट्रीटी ऑफ सगोली साइन होती है, और ब्रिटिशर्स ने वार जीत ली और नेपाल को जो है इंपॉर्टेंट एरियाज सरेंडर करने पड़े। रिजल्ट यही निकलता है कि ब्रिटिश एम्पायर हिमालयाज तक पहुंच गया, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड इंप्रूव हुआ, नए हिल स्टेशन एस्टैब्लिश हुए, और गोरखा सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन गए। ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को कंसोलिडेट करने के लिए भूटान और नेपाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स लड़े। दोनों जंगों का रिजल्ट ब्रिटिशर्स के हक में रहा और उनका कंट्रोल हिमालय रीजन तक एक्सपेंड हो गया।
तो अब हम आते हैं और एक टॉपिक पे, दैट इज एंग्लो बुर्मीज रिलेशंस। अब अगर हम देखेंगे ब्रिटिश और बुर्मीज जो बुर्मा के लोग हैं उनके बीच जो है रिश्ता हमेशा टेंशन से भरा रहा। ये कहानी जो है ये दो अम्बिशंस की है। बुर्मीज एम्पायर एक्सपैंड करना चाहता था और ब्रिटिश अपनी कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को सिक्योर करना चाहते थे। जहां बुर्मा एक इंडिपेंडेंट और एक्सपेंशनिस्ट मुल्क था, वही ब्रिटिश का भी इरादा सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं था। उनको टिम्बर, रिसोर्सेज और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को सिक्योर करना था। और इसी क्लैश ने एंग्लो बुर्मीज वार्स को जन्म दिया, जो आखिर में बुर्मा के ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनने पर खत्म हुई। तो यहाँ पे 3 एंग्लो बुर्मीज वार्स होते हैं, तो उनको हम एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार जो है वो 1824 से लेके 1826 तक छिड़ जाता है। पहली जंग की पहली चिंगारी। अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो बुर्मा जो है वो आसाम, अरकान और मणिपुर पर कब्जा कर लेता है। ब्रिटिश को डर होता है कि अगर बुर्मा ने ब्रह्मपुत्र वैली तक कंट्रोल कर लिया तो बंगाल भी खतरे में आ सकता है। दोनों के बीच जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ने लगते हैं और ब्रिटिश इस टेंशन को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। उसके बाद जंग का आगाज होता है 1824 में। ब्रिटिश ने बंगाल से एक बड़ा एक्सपीडिशन लॉन्च किया। रंगून पर कब्जा करने के बाद जो है उनका मिशन डायरेक्ट जो है बुर्मा की कैपिटल आवा तक पहुंचने का था। तो पहले उन्होंने 1824 में सीधे जो है अटैक लॉन्च किया, उन्होंने रंगून पे कब्जा किया। उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप था कि बुर्मा की कैपिटल को एनेक्स करना। लेकिन डेंस जंगल्स और बुर्मीज गोरिल्ला वारफेयर की वजह से ब्रिटिश को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसकी वजह से 1826 में ही एक ट्रीटी साइन होती है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ यंदाबो। इस ट्रीटी के अंदर जो है वार का अंजाम ब्रिटिश के हक में गया और बुर्मा को ट्रीटी ऑफ यंदाबो साइन करनी पड़ी, जिसमें बुर्मा ने ₹1 करोड़ का वार कंपनसेशन दिया। अरकान और टेंसेरिम प्रोविंसेस ब्रिटिश को दे दिए गए। बुर्मा ने आसाम और छच्चर और जाइंतिया पर अपना क्लेम छोड़ दिया, ये कुछ एरियाज थे। और मणिपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट माना गया। बुर्मा को एक ब्रिटिश रेसिडेंट को आवा यानी बुर्मीज कैपिटल में एक्सेप्ट करना पड़ा। ये ट्रीटी जो है ब्रिटिश के लिए बहुत बेनिफिशियल थी और ब्रिटिश की बॉर्डर सिक्योर हो गई और बुर्मा का एक्सपेंशन जो है वो वेस्टवर्ड्स रुक गया। उसके बाद हमें सेकंड एंग्लो बुर्मीज वार देखने को मिलता है 1852 में। ट्रेड का नतीजा जंग। ब्रिटिश ने जो है पहली जंग जीत ली, लेकिन अब उनका मोटिव सिर्फ सिक्योरिटी नहीं था बल्कि कमर्शियल डोमिनेंस भी था। बुर्मा के टिम्बर रिसोर्सेज और ट्रेड पोटेंशियल पर ब्रिटिश मर्चेंट्स की नजर थी। लॉर्ड डलहौजी उस वक्त का गवर्नर जनरल था। वो चाहता था कि बुर्मा को और ज्यादा कंट्रोल में लाया जाए। 1852 में एक छोटी सी वजह रंगून के ब्रिटिश मर्चेंट्स का कंप्लेन करना और ब्रिटिश को एक और वार शुरू करने का बहाना मिलना। तो क्या होता है कि ब्रिटिश फोर्सेस ने पैगू पर कब्जा कर लिया, जो बुर्मा का एक इंपॉर्टेंट कोस्टल प्रोविंस था। रिजल्ट क्या निकला? ब्रिटिश ने लावर बुर्मा, पैगू और कोस्टल रीजन्स पर कंट्रोल ले लिया। बुर्मीज गोरिल्ला फाइटर्स ने रेजिस्टेंस दी, लेकिन ब्रिटिश की मिलिट्री स्ट्रेंथ के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। बुर्मा को ऑफिशियली ब्रिटिश रूल एक्सेप्ट करना पड़ा और ये वार एक सिंपल ट्रेड डिस्प्यूट से शुरू हुई थी, लेकिन ब्रिटिश का इंपीरियलिस्ट एजेंडा इसमें साफ दिखाई दिया। उनको सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बुर्मा की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी चाहिए थी। उसके बाद 1885 में थर्ड एंग्लो बुर्मीज वार शुरू होता है, बुर्मा का ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनना। उसके बाद बुर्मीज किंग जो है थिबाऊ को ब्रिटिश पसंद नहीं करते थे। ये आदमी फ्रांस और जर्मनी के साथ ट्रेड टाइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जो ब्रिटिश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट था। जब एक ब्रिटिश टिम्बर कंपनी पर फाइन लगाया गया तो ये ब्रिटिश के लिए वार का ऑफिशियल एक्सक्यूज बन गया। जंग का आगाज होता है। लॉर्ड डफरिन ने डायरेक्ट इन्वेजन ऑर्डर किया और 1885 में ब्रिटिश फोर्सेस ने मैंडेले पहुंचने का रास्ता निकाला, जो बुर्मा की कैपिटल थी। एक तरफ बुर्मा के सोल्जर्स और दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश आर्मी की फायर पावर। इट वॉज नॉट इवन ए फेयर फाइट। विद इन ए मंथ ब्रिटिश ने अपर बुर्मा पर कंट्रोल ले लिया। बुर्मा का ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया जाता है। बुर्मीज नेशनलिस्ट्स ने जो है रेजिस्टेंस दी, लेकिन ब्रिटिश ने उनको सप्रेस कर दिया। बुर्मीज कल्चर और आइडेंटिटी पर जो है ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ये वार सिर्फ एक किंग की डिफीट नहीं थी, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन का इंपीरियलिस्ट कंट्रोल के नीचे जाना था।
ब्रिटिश रूल के दौरान बुर्मा और इंडिया का नेशनलिस्ट मूवमेंट साथ साथ चल रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ बुर्मीज लीडर्स काफी क्लोज थे और इसी वजह से ब्रिटिश ने 1935 में बुर्मा को इंडिया से अलग कर दिया ताकि दोनों नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को तोड़ सके। लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद यू एंग सैन की लीडरशिप में बुर्मा ने अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी और 4 जनवरी 1948 को बुर्मा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। अब थोड़े से फैक्ट्स को रिकैप करते हैं। 1824 टू 26 फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वार, ब्रिटिश ने आसाम और अराकन जीता, ट्रीटी ऑफ यंदाबो साइन होती है। सेकंड एंग्लो बुर्मीज वार 1852, ब्रिटिश ने लावर बुर्मा पैगू पर कंट्रोल ले लिया। और थर्ड एंग्लो बुर्मीज वार 1885, बुर्मा का कंप्लीट एनेक्सेशन होता है ब्रिटिश इंडिया में। 1935 में बुर्मा को इंडिया से अलग किया जाता है और नेशनलिस्ट मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश की जाती है, बट 1948 तक आते आते बुर्मा बिकेम इंडिपेंडेंट और ब्रिटिश रूल का खात्मा होता है। बुर्मा और ब्रिटिश के बीच की ये कहानी सिर्फ वास की नहीं थी, बल्कि इंपीरियल एम्बिशंस और एक छोटी सी नेशन की रेजिस्टेंस की कहानी है। ब्रिटिश का मोटिव था ट्रेड, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, जबकि बुर्मा की तरफ से नेशनलिज्म और आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ी गई। आखिर में बुर्मा ने अपनी इंडिपेंडेंस जीत ली, लेकिन ब्रिटिश रूल के इफेक्ट्स उसकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी पर आज भी दिखाई देते हैं। अब हम एंग्लो टिबेटियन रिलेशंस देखते हैं। तिब्बत की कहानी एक ऐसे राज्य की है जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, लामाज के कंट्रोल में था, लेकिन चाइना का जो नॉमिनियल स्यूजरनिटी नाम का राजा भी वहां चलता था, मतलब उनका राज भी वहां चलता था चाइना का। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर दुनिया के बड़े पावर्स का इंटरेस्ट था, लेकिन कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। तो इस स्टोरी का हीरो है लॉर्ड कर्जन, जो ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय था और उसका एक मिशन था तिब्बत को कंट्रोल में लाना ताकि रशियन इन्फ्लुएंस वहां न बढ़ सके। ब्रिटिश ने पहले भी तिब्बत के साथ कमर्शियल और फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तिब्बत के जो रूलर्स थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका कहना था हमें अपनी दुनिया में रहने दो। पर ब्रिटिश को एक और टेंशन थी रशिया की। जरा सोचो, एक क्लासरूम में दो शातिर स्टूडेंट्स है, एक ब्रिटेन, दूसरा रशिया। दोनों चाहते हैं कि क्लास मॉनिटर दैट इज तिब्बत उनका दोस्त बने, लेकिन मॉनिटर जो है वो सिर्फ काम से काम रखता है। ब्रिटेन को लगा कि रशिया उसको अपने साइड पर कर रहा है और ये ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कर्जन ने देखा कि लाशा जो तिब्बत की कैपिटल थी उसमें रशियन आर्म्स और एम्यूनिशन जो है पहुंच रहा था, और उसने सोचा अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो रशिया यहां अपना राज जमाने लगेगा। कर्जन ने एक छोटी सी ब्रिटिश सेना भेजने का फैसला किया। ये सेना जो है गोरखा सोल्जर्स की थी, जिसमें कॉलोनियल फ्रांसिस लीड कर रहा था। मिशन सिंपल था, तिब्बत को समझाना कि वो ब्रिटिश के साथ ट्रीटी साइन करे, लेकिन तिब्बतियंस ने बात सुनने से मना कर दिया। उनका कहना था हमें किसी फॉरेन पावर से बात नहीं करनी। ये बात ब्रिटिश को नहीं पसंद आई और जो कॉलोनियल फ्रांसिस है उन्होंने फोर्स किया उनको अगस्त 1904 में कि वो उनको ट्रीटी साइन करवाने पे मजबूर करे, और अगस्त 1904 में वो लाशा तक पहुंच गए। तब तक जो दलाई लामा था वहां का, वो वहां से भाग चुका था। उसके बाद 1904 में ये ट्रीटी ऑफ लाशा साइन करते हैं। जब तिब्बतियंस लड़ के हार गए तो ब्रिटिश ने उनसे एक ट्रीटी साइन करवाई। इस ट्रीटी के मुताबिक तिब्बत को ₹75 लाख का इंडेमनिटी जो है हर जाने का पैसा देना होगा और ₹1 लाख पर ईयर के रेट से दिया जाएगा। जब तक पूरा पैसा जो है नहीं मिलता, चुम्बी वैली जो भूटान और सिक्किम के बीच है, उस पर ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा 75 सालों के लिए। तो सिक्किम के जो फॉरेनर सीमा है उनका रेस्पेक्ट करना होगा। तिब्बत को ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए ट्रेड मार्ट्स, बाजार ओपन करने पड़ेंगे। यूतोंग, गैंचिस, गैरटोक में जो एरियाज थे तिब्बत में, वहां पे जो है बाजार ओपन करने पड़ेंगे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए। तिब्बत किसी भी दूसरी फॉरेन पावर को रेलवेज, रोड्स या टेलीग्राफ का कनेक्शन नहीं दे सकता, सिर्फ ब्रिटेन को यहाँ कंट्रोल मिलेगा। तो ये थी ट्रीटी ऑफ लाशा, इसके अंदर ये सब प्रोविजंस है। तो
यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में सोचा कि इतनी स्ट्रिक्ट ट्रीटी अनफेयर है, रशिया भी नाराज हो सकता है, तो 1907 के एंग्लो रशियन कन्वेंशन के बाद ब्रिटिश ने इस ट्रीटी को रिवाइज किया और कुछ रूल सॉफ्ट कर दिए। इंडेमनिटी ₹75 लाख से ₹25 लाख कर दी। चुंबी वैली सिर्फ 3 साल तक के लिए ऑक्यूपाइड रहेगी, फिर उससे छोड़ दिया जाएगा और फाइनली जनवरी 1908 में उसको छोड़ दिया गया। तो इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जितना ब्रिटेन और रशिया लड़ रहे थे, असली जीत चाइना की होगी। 1907 के एंग्लो रशियन कन्वेंशन के बाद दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो तिब्बत के साथ डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, सिर्फ चाइना के थ्रू बात होगी। मतलब तिब्बत फिर से चाइना के अंडर आ गया और ब्रिटिश का इंपैक्ट वहां धीरे धीरे कम होने लगा। अभी तक हमने ये देखा तिब्बत एक बुद्धिस्ट थियोक्रेसी थी जिसमें चाइना का नॉमिनियल कंट्रोल था। ब्रिटिश को रशियन के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस का डर था। लॉर्ड कर्जन ने जो है कॉलोनियल फ्रांसिस की लीडरशिप में एक एक्सपीडिशन भेजा। ब्रिटिश ने 1904 में तिब्बत को हरा दिया और ट्रीटी ऑफ लाशा साइन करवाई। इस ट्रीटी में ब्रिटिश को ट्रेड राइट्स, चुंबी वैली पे कंट्रोल, तिब्बत पर डिप्लोमेटिक होल्ड मिल गया। बाद में ब्रिटिश ने ट्रीटी रिवाइज की और कुछ कंसेशंस दिए। 1907 के एंग्लो रशियन कन्वेंशन के बाद तिब्बत चाइना के इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा था कि तिब्बत को अपने कंट्रोल में लाकर रशिया को पीछे कर देंगे, लेकिन आखिर में चाइना ने सबसे बड़ा बेनिफिट उठा लिया। ये ही डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स का खेल होता है। कभी सोचा कुछ और होता है और होता कुछ और है। बाकी आज के टॉपिक में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आपको कोई डाउट रहा हो, यू कैन ask your doubts. I will neutralize your doubts. Thanks. Good luck.